उत्तर वैदिक काल में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र किससे बनाए जाते थे। रेशम से वस्त्र बनते थे, कपास ऊन से बनते थे, प्लास्टिक से बनते थे, चमड़ा से बनते थे। तो कपास और ऊन से बनाए जाते थे। ठीक है, मुख्यतः जो है कपास और ऊन के वस्त्र पहनते थे। कपास की खेती और ऊन का उपयोग दोनों ही इस समय प्रचलित थे। वस्त्र साधारण होते थे, लेकिन उच्च वर्ग के लोग अधिक सजे धजे अलंकृत वस्त्र पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों जो है वस्त्रों के साथ में आभूषण का उपयोग करते थे। आदमी भी आभूषण पहनता था और औरतें भी पहनती थी। वस्त्र केवल शरीर ढकने का माध्यम नहीं था, बल्कि सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्तर को भी दिखाता था। ठीक है, कि कितना और किस रूप में हमने वस्त्र धारण किया है। आभूषण कौन पहन रहा है? पुरुष भी और महिलाएं भी। उत्तर वैदिक काल में आभूषणों का उपयोग किसके द्वारा होता था? केवल पुरुष, केवल महिला, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो दोनों के द्वारा होता था। पुरुष और महिला दोनों करते थे। सोना, चांदी और अन्य धातुओं से बने आभूषण जैसे हार, कंगन, अंगूठी, ये सब प्रचलित थे। आभूषण सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति के प्रतीक माने जाते थे। उच्च वर्ग अधिक महंगे आभूषण पहनता था, जबकि सामान्य लोग सरल आभूषणों का उपयोग करते थे। इससे समाज में जो है वर्ग विभाजन भी झलकता है। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? टीवी देखते थे वो लोग, नृत्य, संगीत, इंटरनेट, मोबाइल, नृत्य और संगीत। इस समय आपके मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन क्या है? अगर इसमें से सेट करना हो, चूज करना हो, क्या? फोन। आभास के लिए इस समय मनोरंजन का साधन है फोन। ठीक। उत्तर वैदिक काल में नृत्य था, संगीत था, रथ दौड़ था, जुआ था, खेल था। ठीक है। धार्मिक उत्सवों और यज्ञों के समय भी मनोरंजन की गतिविधियां होती थी। संगीत और नृत्य का धार्मिक महत्व भी था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का संकेत है, जिसमें समाज में आनंद और सामाजिक एकता बढ़ती थी, है ना। इस गतिविधि से लोगों के बीच में जो संबंध थे वो मजबूत होते थे। सामाजिक जीवन में क्या होता था? जिजीविषा आ जाती थी, जीवंतता बनी रहती थी। यज्ञों का आर्थिक प्रभाव क्या था? जो यज्ञ होते थे उसका आर्थिक प्रभाव क्या था? धन की उससे बचत होती थी यज्ञ से। संसाधनों का अत्यधिक खर्च होता था। यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ करने में खर्च लगेगा ना। व्यापार में कमी आती थी, कृषि में गिरावट होती थी। क्या होता था? संसाधनों का अत्यधिक खर्च होता है। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अधिक खर्चीले होते थे, जिसमें पशु, अन्न, अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता था। इससे जो है आर्थिक संसाधनों पे दबाव पड़ता था और आम जनता पे बोझ पड़ता था। हालांकि ब्राह्मणों को भी इससे लाभ होता था और उनका प्रभाव बढ़ता था। यज्ञों की इस आर्थिक प्रकृति ने समाज में असंतोष को भी उत्पन्न किया और आगे चल करके फिर लोग नए रास्ते पे बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए। उनके मार्ग को इसने प्रशस्त किया, क्योंकि सामाजिक असमानता से लोगों में क्या हुआ? असंतोष का भाव बढ़ने। उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक चिंतन का केंद्र क्या था? युद्ध था, आत्मा ब्रह्म था, व्यापार था या कृषि था? आत्मा और ब्रह्म जो था वो दार्शनिक चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उत्तर वैदिक काल में आत्मा को और ब्रह्म को के संबंध को समझना था। उपनिषदों में इन विषयों पर गहन चर्चा की गई। ये चिंतन कर्मकांड से हट करके ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर था। इससे भारतीय दर्शन की नींव पड़ी और जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की अवधारणा विकसित हुई। ये विचार आगे चल करके विभिन्न दर्शनों और धर्मों को प्रभावित करता है। ठीक है। महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो किस में हुआ? उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय होता है। ठीक। महाजनपदों की नींव उत्तर वैदिक काल में पड़ी, जब छोटे छोटे जनपद, पहले कबीले मिलके जन क्या मिले, जन मिलके जनपद हो गए और जनपद से फिर वो बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए। ये राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक विकास का परिणाम था, जिसमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, ये सब क्या बन गए? जनपद। और जनपद से बाद में यही सब बन गए महाजनपद।
इससे राज्य व्यवस्था मजबूत हुई, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां थीं उनका विकास हुआ। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का मतलब जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने आर्थिक संसाधनों का विस्तार करने का प्रयास करेगा, क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करेगा और उसके संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा। और ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें हम जन से फिर जनपद, जनपद से महाजनपद की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रभाव क्या था? इससे समाज में सुधार हुआ। बाल विवाह करने से महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई, शिक्षा बढ़ी, या कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं। तो क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होगी। बाल विवाह करने से क्या होगा, जिसका बचपन में ही शादी हो जाती, कोई 5 साल 4 साल 6 साल 8 साल का, उसकी बचपन में ही शादी कर देंगे तो क्या होगा, उसको आगे बढ़ने, सोचने, काम करने, अपना विकास करने का मौका नहीं मिलेगा। तो महिलाओं के साथ में जो ऋग वैदिक काल में था कि वो पढ़ सकती थी, राजनीतिक संस्थाओं का हिस्सा हो सकती थी, सामाजिक संस्थाओं का हिस्सा हो सकती थी, उन सबसे उनको विमुख कर दिया गया। बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। उनका जीवन जो था वो घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया। इससे समाज में लैंगिक असमानता बढ़ी, महिलाओं की सामाजिक स्थिति गिर गई और ये सामाजिक कुरीति आगे चल करके क्या हो गई, भारतीय समाज में उसकी जड़ों गहराई से जम गई और बाद में इसने फिर समाज को विकृत किया। ठीक है। धर्म का स्वरूप उत्तर वैदिक काल में कैसा हो गया बताइए? सरल हो गया, कर्मकांड प्रधान हो गया, वैज्ञानिक हो गया, तर्क संगत हो गया। तो कर्मकांड प्रधान हो गया धर्म का स्वरूप। उत्तर वैदिक काल में जो धर्म है वो जटिल हो गया और कर्मकांड प्रधान हो गया, अत्यधिक कर्मकांड प्रधान हो गया धर्म का स्वरूप। यज्ञों अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया, धर्म जटिल हो गया। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और आम जनता धर्म से दूर होती चली गई। इससे धार्मिक असंतोष बढ़ा, सरल और नैतिक धर्म की आवश्यकता महसूस हुई और आगे चल कर के फिर बौद्ध, जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को समय के साथ क्या कर लिया था, बदल लिया था, चेंज कर लिया था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक कुरीतियों का क्या परिणाम हुआ? इससे समानता बढ़ी, असंतोष बढ़ा, विकास बढ़ा या समृद्धि बढ़ी? क्या बढ़ा? असंतोष बढ़ा। जो सामाजिक कुरीतियाँ आईं, उन सामाजिक कुरीतियों के कारण जैसे वर्ण व्यवस्था आ गया, स्त्री असमानता आ गया, कर्मकांड आ गए, इनके बढ़ने से समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ और ये असंतोष आगे चल के नए धर्मों और विचारधाराओं के उदय का कारण बना। ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म ने सरलता, समानता और अहिंसा पे जोर दिया, जो इस असंतोष का उत्तर थे और ये सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण संकेत था। क्लियर? उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? युद्ध, सामाजिक संरचना, व्यापार या तकनीकी? तो क्या था? सामाजिक संरचना। जो सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट किया इन्होंने, सबसे बड़ा वही था जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार प्रणाली, इन सारी चीज़ों को इन्होंने इनबिल्ड किया। ठीक है। इन संस्थाओं ने भारतीय समाज को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया। हालांकि इसमें असमानता भी थी, लेकिन इन्होंने समाज को संगठित और स्थिर बनाया। ये काल भारतीय सभ्यता के विकास के आधारशिला के रूप में, एक आधार स्तंभ के रूप में देखा जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ग, अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ग कर देता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन देता था? तो कर देने का काम किसका था? वैश्य का। वैश्य जो है कर देने का प्रमुख वर्ग था। ये पशुपालन, कृषि, व्यापार से जुड़े थे। अपनी आय का एक भाग राजा को बलि के रूप में देते थे, इससे राज्य संचालित होता था। वैश्य समाज का आर्थिक आधार थे। वैश्य समाज जो था, वैश्य समाज का आर्थिक आधार थे क्या चीज़? ये सारी चीज़ें, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उनका ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे स्थान आता था। जो हमारा वैश्य समाज था वो किसका बेसिक आधार था? आर्थिक आधार था। समाज का जो आर्थिक सपोर्ट था वो कौन पूरा करता था? वैश्य समाज। लेकिन वो किस कैटेगरी में आते थे? तीसरे नंबर पे। सम्राट, सम्राट उपाधि किसे दी जाती थी? व्यापारी, पुरोहित, शक्तिशाली राजा, सैनिक। तो शक्तिशाली राजा को क्या कहा जाता था? उसको सम्राट की उपाधि दी जाती थी, जो अन्य राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। ये उपाधि विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ के सफल आयोजन के बाद दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ क्या था? जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था और अगर उसको कोई नहीं पकड़ता था तो वो सारा का सारा क्षेत्र किसका हो जाता था?
राजा का। अब अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे युद्ध होता था, ठीक है। इससे राजा की सर्वोच्च सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन होता था अश्वमेध यज्ञ से, और ये राजनीतिक केंद्रीकरण और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का संकेत था। भगवान राम जब वनवास से वापस आए तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था और अपना घोड़ा छोड़ा था। उनके घोड़े को किसने पकड़ लिया था? उन्हीं के बेटे लौ कुश ने। देखा है? तो फिर युद्ध होता है, हनुमान जी जाते हैं, लक्ष्मण जी भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, देखा होगा है। वही था अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किसके नियंत्रण में थी? राजा के, ब्राह्मण के, वैश्य के, शूद्र के? तो ब्राह्मण के नेतृत्व में थी, ब्राह्मणों के नियंत्रण में थी। वो वेदों अन्य ग्रंथों के ज्ञाता थे, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा पे उनका एकाधिकार था, इससे समाज में उनका प्रभाव अधिक बढ़ गया। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन थे? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सभी। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से थे उत्तर वैदिक काल में? तो वेद भी है, उपनिषद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सारे के सारे हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सभी महत्वपूर्ण थे। वेदों में मूल मंत्र थे, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या है, आरण्यकों में दार्शनिक चिंतन है, उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, उपनिषद में क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। आरण्यकों में क्या है? दार्शनिक चिंतन। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की व्याख्या है, वेदों में मूल मंत्र थे। ये सभी मिलकर के उस समय के धार्मिक और बौद्धिक जीवन को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल में सेना का उद्देश्य क्या था? व्यापार, मनोरंजन, राज्य की रक्षा और शिक्षा। क्या कहेंगे? राज्य की रक्षा। सेना का मुख्य उद्देश्य राज्य की रक्षा और उसका विस्तार। राजा अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए सेना का उपयोग करता था। सेना में रथ, घोड़े, पैदल सैनिक शामिल होते थे। इससे राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी, ठीक। उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? धर्म, वर्ण व्यवस्था, व्यापार या युद्ध? क्या था? वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार वर्ण व्यवस्था था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में समाज का आधार वर्ण व्यवस्था थी। ये जन्म आधारित थी, समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती थी। सामाजिक संगठन तो मजबूत हुआ, लेकिन असमानता क्या हो गई? इससे बढ़ी। ये व्यवस्था आगे चल करके जाति प्रणाली में विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख समस्या क्या थी? तकनीकी समस्या थी, सामाजिक असमानता, व्यापार की कमी या शिक्षा की कमी। क्या था? सामाजिक असमानता। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा हुई? सामाजिक असमानता की, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख समस्या थी सामाजिक असमानता, जो वर्ण व्यवस्था, स्त्री असमानता और कर्म कांडों के कारण उत्पन्न हुई। समाज में क्या हुआ? इससे असंतोष बढ़ा, और जब असंतोष बढ़ा तो लोग धार्मिक रूप से दूर होने लगे और नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ और उधर लोग शिफ्ट होने लगे। और यही भारतीय परिवर्तन, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्या हुआ? मोड़ साबित हुआ, ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक सुधार का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक सुधार का परिणाम क्या हुआ? युद्ध, नए धर्म का उदय, व्यापार वृद्धि, तकनीकी विकास, नए धर्मों का उदय, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जटिलता बढ़ी, कर्मकांड बढ़ा, उससे लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिससे बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ। और इन धर्मों ने सरल, नैतिकता और समानता पर जोर दिया। ये धार्मिक सुधार का महत्वपूर्ण परिणाम था। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? कृषि, राजनीति, सामाजिक संरचना, धर्म। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? सामाजिक संरचना में हुआ, जिसमें वर्ण प्रणाली को, आश्रम व्यवस्था और परिवार प्रणाली को शामिल किया गया। वर्ण व्यवस्था पहले कैसी थी? कर्म के आधार पे, अब क्या हो गई? जन्म के आधार पे, ठीक है। इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज को अस्थायी रूप से प्रभावित किया, जिसकी संरचना को परिभाषित किया। उत्तर वैदिक काल का अंत किसकी ओर संकेत करता है? ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल? महाजनपद काल। कहाँ की तरफ बढ़ जाओगे अब आप? महाजनपद काल की तरफ, ठीक है। उस समय बड़े बड़े राज्य उभरे और राजनीतिक संगठन अधिक मजबूत हुए। ये भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें शहरीकरण, व्यापार और प्रशासनिक विकास, ये सारी चीज़ें कैसे तेज़ी से हुआ, ठीक है। समझ में आया उत्तर वैदिक काल? 50 क्वेश्चन्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो हमें करने हैं वो आप एज ए टेस्ट देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बीच में से वो क्वेश्चंस होंगे।